वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 25 अप्रैल 2022। 25 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, किस राज्य में 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर के मोइरंग में भारतीय राष्ट्रीय सेना मुख्यालय परिसर में एक 165 फीट लंबा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थापित किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन ने अप्रैल 2022 में आईएनए शहीद स्मारक परिसर, जो कि मोइरंग में है, बनाए गए ध्वजारोहण दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा की थी। 165 फीट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का खंभा पहले ही लगाया जा चुका है। और ध्वजारोहण दिवस की बात की जाए तो इस ध्वजारोहण दिवस देश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है। 14 अप्रैल 1944 को भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली ने भारतीय धरती पर पहली बार आईएनए सुप्रीमियो कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन के स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। ये थी तिरंगे झंडे से संबंधित कुछ बातें। तो बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आदित्य बिरला कैपिटल्स ने अपने अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है विशाखा मूल्य को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक के कार्यरत रही विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। आदित्य बिरला कैपिटल द्वारा एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के थोक बैंकिंग पोर्टफोलियो की प्रभारी रही मूल्य 1 जून से इस पदभार को ग्रहण करेंगी। वह आदित्य बिरला संप्रबंधन निगम के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला होंगी जो कि समूह में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत को कितने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी एसओसी निकायों के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत को 4 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसोक, ईसीओ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स और एसओसी यानी सोशल, इसे बनता है ना आर्थिक और सामाजिक निकायों के लिए चुना गया है। निकायों में सामाजिक विकास आयोग और गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग और आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति अधिकारियों की समिति भी इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में इकोसोक की स्थापना की थी। और इकोसोक एसओसी यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों और 10 क्रियात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों में से काम का समन्वय करती है। और ये 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों में से रिपोर्ट प्राप्त करके और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सदस्य राज्यों की नीतिगत सिफारिशें भी जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनुअल मैक्रो को राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑफ कोर्स ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एनुअल मैक्रो ने फ्रांस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। इसमें उन्होंने 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, यानी उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत हासिल की है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दुनिया भर में हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मलेरिया की रोकथाम, उनके नियंत्रण और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। और विश्व मलेरिया दिवस का विचार की बात की जाए तो ये आया था अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था। अफ्रीका मलेरिया जो था वो मूल रूप से एक ऐसी घटना है जिसे कि 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है, यानी सबसे पहले वहां पर ये दिवस मनाया जा रहा था कि जब उसे पहले 2008 में आयोजित किया गया था। 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 60वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा एक बैठक में प्रस्तावित किया गया था कि अफ्रीका मलेरिया दिवस का विश्व मलेरिया दिवस में रूप में बदल दिया जाए। और ये दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए एक विश्व स्तर पर लोगों में जागरूकता
लाने का भी काम करेगा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम की बात की जाए तो इसी वह है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। ये विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है। आपको जितने भी डेज आ रहे हैं उन सभी की आपको थीम याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर थीम ही पूछी जा रही है आजकल। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, अल्मनेक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में नामित किया है? तो ये नामित किया गया है जसप्रीत बुमराह को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में विजडन अल्मनेक द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में नामित किया गया है, जबकि अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकॉर्क और न्यूजीलैंड के इस्लामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे भी इसमें शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है बबीता सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम यानी AAC के सहयोग में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। बढ़ चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2018 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उन्नत भारत अभियान यानी UBA 2.0 ने आज 4 साल पूरे कर लिए हैं, यानी इस दिन 2018 में ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनशील की दृष्टि से UBA यानी उन्नत भारत अभियान लॉन्च किया गया था। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांव के समूह को जोड़ना है, ताकि वह संस्थान अपने ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में अपना योगदान दे सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों को भी शामिल करना है। वर्तमान में इस योजना की बात की जाए तो इस योजना में लगभग 748 संस्थान भाग ले रहे हैं और इसके दूसरे चरण में 605 संस्थानों का चयन किया गया है। इनमें से 313 जो है वो टेक्निकल कॉलेज जो है यानी तकनीकी संस्थान है और 292 गैर तकनीकी संस्थान इसमें शामिल है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भीम UPI पेमेंट शुरू की गई है? भीम UPI पेमेंट शुरू की गई है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने घोषणा की है कि भीम UPI अब संयुक्त अरब अमीरात में न्योपे टर्मिनल्स पर भी उपलब्ध है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में भीम UPI की स्वीकृति के साथ भारतीय पर्यटक अब निपो यानी NEOPAY सक्षम दुकानों और मर्चेंट स्टोर पर भीम UPI के माध्यम से सहज भुगतान अब कर सकते हैं। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।